हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काइनामैथिक्स में। काइनामैथिक्स में हम मैथ और फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके जेई टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो आज हम हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनामैटिक्स। तो काइनामैटिक्स असल में होता क्या है? काइनामैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और वो स्टडी मैं किस फॉर्म में करूंगा? वो स्टडी मैं करूंगा मैथमेटिकल फॉर्म में। वो स्टडी मैं करने जा रहा हूं मैथमेटिकल फॉर्म में। अब जब मैंने यहां पे कह दिया कि मैं मैथमेटिकल फॉर्म में स्टडी करने वाला हूं मोशन की, इसका मतलब मैं यहां पे इक्वेशंस का भी इस्तेमाल करूंगा और मैथमेटिकल टूल्स जैसा कि इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन, इनकी भी बात करने जा रहा हूं। और ना सिर्फ मैं मोशन की बात करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रेस्ट की भी बात करूंगा। अब रेस्ट की बात मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। मेरे हिसाब से तो वो रेस्ट पर है, पर क्या वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉट, क्या वो एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में है उसके लिए भी वो रेस्ट पर ही होगी? क्योंकि उसके लिए तो ये पूरी दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है तो ये सिटी घूम रही है, सिटी घूम रही है तो ये रूम घूम रहा है, रूम घूम रहा है तो टेबल, टेबल तो बुक। तो उसके लिए तो ये बुक मोशन पर है, पर मेरे लिए ये बुक रेस्ट पर है। तो यहां पर हमारा कंसेप्ट आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में अभी पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिकली इस लेक्चर में मैं क्या आपको बताऊंगा? इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो बेसिकली काइनेमैटिक्स के 6 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 5 के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन और फाइनली जर्क। जर्क का मतलब होता है कोई भी झटका। इन 5 के बारे में तो आपने सुना होगा, जर्क के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा और जानने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए जर्क के बारे में। हम बेसिकली ज्यादातर तो इन 5 के बारे में बात करने वाले हैं। जर्क के बारे में बस मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारे पास इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है वो क्या है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप 11th क्लास में हो तो मुझे यह बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। फिर भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी मैं दे देता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैं 3 किलोमीटर चला तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोला कि मैं 3 किलोमीटर चला फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, तब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया कि मैं 3 किलोमीटर किस ओर चला। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि डिस्टेंस एक्चुअल में एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ या फिर एनी पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जो भी पाथ हम कवर कर रहे हैं या असली पाथ जो हम कवर कर रहे हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, जबकि शॉर्टेस्ट पाथ को या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मैंने ए से बी जाना है और मेरे पास इसके लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये और तीसरा रास्ता ये। यहां पे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ए से बी जाने के लिए मेरे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी कर्व्स नहीं है और मैं आराम से सीधा सीधा चला जा रहा हूं। सो शॉर्टेस्ट पाथ ये है। अगर ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसका मतलब क्या मैं इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? हाँ जरूर, मैं इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। पर ये 1 और 3 जो है ये लंबे रास्ते हैं, इसलिए मैं इन्हें डिस्टेंस बोलूंगा। तो ये 1 और 3 जो है ये लंबे रास्ते हैं, इसलिए मैं इन्हें
डिस्टेंस बोलूंगा। पर क्या इस सेकंड रास्ते को मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं? ध्यान से पढ़िए, यहां पे मैंने बोला कि एनी पाथ या एक्चुअल पाथ, तो एनी पाथ में ये सेकंड पाथ भी आता है, तो सेकंड पाथ डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। पर क्योंकि सेकंड पाथ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रखा और स्पेसिफिकली हम इसे डिस्प्लेसमेंट ही बुलाएंगे। पर हाँ, ये डिस्टेंस भी है। तो इससे मुझे एक बात समझ आ रही है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें समझ आ रहा है यहां से? ना सिर्फ वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है बल्कि वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। वो किस केस में होगा? वो इस वाले केस में होगा। सो ए से बी जाने के सेकंड रास्ते में वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, फर्स्ट और थर्ड रास्ते में वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इट मींस कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक तो बात होगी ये। अभी इसके ट्राई कर लेते हैं हम क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ ली। अब अगर न्यूमेरिकली नहीं इसको समझा तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो न्यूमेरिकली समझते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन 4 किलोमीटर ईस्ट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इसे ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, होप आपने कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, उसके बाद मैं 4 किलोमीटर ईस्ट चला। अब मुझे फाइंड करना है मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ दैट द बॉडी कवर्स। इसमें एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ ये है कि पहले ये यहां से ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक गया, फिर ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक आया। ए से ओ जाने को 3 किलोमीटर लगे और ओ से बी आने को 4 किलोमीटर लगे। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। सो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर वुड बी इक्वल टू 7 किलोमीटर। मतलब मेरा डिस्टेंस तो आ रहा है 7 किलोमीटर। अभी मैंने ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एक आलसी इंसान करता है बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट वाला इंसान सोचता है कि मैं यहां क्यों जाऊं, फिर यहां क्यों जाऊं। जब मैं सीधा ए से बी जा सकता हूं, फिर मैं यहां पर एक टर्न क्यों लूं? मैं क्यों ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करूं जब मैं सीधा ए से बी जा सकता हूं? तो ए से बी जाने के लिए मैं अब ए से बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं? ये एक हाइपोटेन्यूज दिख रहा है मुझे और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे मेरे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 9 प्लस 16, मतलब ए बी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 5। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए पर अभी हम सिर्फ +5 से ही संतुष्टि करेंगे हमारी, क्योंकि अभी मैंने आपको वेक्टर्स नहीं पढ़ाया है। जब आपको वेक्टर्स आ जाएगा तो हम इसका जो फाइंड किया है 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट वो हम वेक्टर एडिशन से फाइंड करेंगे, तब आपको इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी आ जाएगी। जो आगे पॉजिटिव नेगेटिव ये लगा था ये बेसिकली डायरेक्शन को नोट कर रहा है कि किस डायरेक्शन की ओर हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। पर क्योंकि अब आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वेक्टर, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर अभी नहीं लगाऊंगा और सिंपली यहां पे लिख दूंगा कि 5 किलोमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सब कुछ आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ए बी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आ रही है और डिस्टेंस मेरा 7 किलोमीटर आ रहा है। यहां से भी हमें प्रूव हो रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी एक आसान क्वेश्चन की। अभी एक क्वेश्चन करते हैं दिमाग चलाने वाला, देखते हैं कि कितना दिमाग चलता है हमारा। तो क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स
8 kilometer north, then 6 kilometer east, and then 10 kilometer vertical. Find displacement. पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए, ये थोड़ा सा एक चालाकी वाला क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए, अपने दिमाग के घोड़े भगाइए, अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि जब आप इसको ट्राई करोगे, जब इसकी डायग्राम बनाओगे तो आपके सामने आंसर खुद प्रकट हो जाएगा। तो होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये कह रहा है कि मैं 8 किलोमीटर एक मैन चला नॉर्थ की ओर, फिर 6 किलोमीटर चला ईस्ट की ओर, उसके बाद 10 किलोमीटर ये वर्टिकल चल पड़ा, मतलब 10 किलोमीटर ये बाहर की ओर चला। अब सपोज करो जो ये मेरे पेन की कैप है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी तक चला 10 किलोमीटर। मैंने फाइंड क्या करना है, सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट है बी। मैंने फाइंड करना है ए बी, मैंने ए बी फाइंड करना है, और मेरे पास गिवन क्या है, ए और ओ सी। तो जो मेरे पास गिवन है उससे क्या मैं AC फाइंड कर सकता हूं? जो मेरे पास गिवन है उससे स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो AC जब मैं फाइंड करूंगा, AC में कैसे फाइंड कर सकता हूं? अगेन पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकता हूं मैं इसे। सो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मींस AC की वैल्यू मेरे पास 10 किलोमीटर आ जाएगी इसको सोल्व कर। वो आप लोग कर लोगे, इसलिए मैं ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर नहीं घुस रहा, आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो 10 किलोमीटर मेरे पास AC आ गया, और CB जो मेरे पास है वो भी 10 किलोमीटर है। अब AC और CB भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, तो मैं AB फाइंड कर सकता हूं अगेन बाय पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कौन सा 10 स्क्वायर? ये वाला 10 स्क्वायर और ये वाला 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करके मेरी AB की वैल्यू आ जाएगी 10√2 किलोमीटर। तो अगेन मैं समझा देता हूं। तो एक इंसान 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, और फिर 10 किलोमीटर बाहर की ओर आ गया। वो बाहर की ओर आ गया, और मैंने फाइंड करना है जहां वो उसने खत्म किया डिस्टेंस। तो वो यहां पे खत्म किया, तो ए बी फाइंड करना है मैंने, जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। उसको फाइंड करने के लिए पहले मैंने ये निकाल लिया, ताकि मेरे पास बेस आ जाए, और परपेंडिकुलर तो मेरे पास था ही, और मैंने आसानी से हाइपोटेन्यूज फिर फाइंड कर लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अभी हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, और उस कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन। तो सपोज करते हैं कि मैं एक सर्कुलर मोशन में चल रहा हूं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं चला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं चला, मेरा रेडियस r, और ये 90 डिग्रीज बना रहा है। तो मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, क्योंकि ट्राई करना जरूरी है, तभी तो हमें समझ आएगा। तो अभी मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि डिस्टेंस इसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा ये चीज, जो इसका एक्चुअल पाथ है, ये ऐसे चला, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड कैसे करूंगा मैं? ये चीज क्या है? ये चीज है सर्कमफ्रेंस। किसका सर्कमफ्रेंस? क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस। हमें दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेंट है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, और पाई आर बाय 2 आंसर हमारा आ गया। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर बाय 2। ये तो हमारे पास फाइंड हो गया डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं? अगर मैं देखूं तो जो आलसी इंसान होगा वो क्या कहेगा कि मैंने ए से बी इस
तरीके से नहीं जाना क्योंकि ये मुझे लंबा पड़ रहा है। वो कहेगा कि जब मैं सीधा सीधा ऐसे भी ऐसे जा सकता हूं, फिर मैं ऐसे क्यों जाऊं, मैं घूम कर क्यों जाऊं जब मैं सीधा सीधा मेरे पास एक रास्ता है। और सीधा सीधा रास्ता मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? अगेन मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सोल्व करके मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी √2r, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको लगाकर मेरे पास √2r वैल्यू आ गई है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। ठीक है, ये तो एक सॉरी √2r मेरे पास वैल्यू आ गई है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई है πr/2। तो ये तो है एक आसान क्वेश्चन जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने लगा हूं। अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अब वही इंसान ए से यहां बी तक चला और बीच में एंगल कितना बन रहा है? बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो अब आप कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? अब तो मुश्किल बात है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। तो हम मैं आपको एक फॉर्मूला अभी बताता हूं, उसका मैं अभी प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि उसका प्रूफ जो है वो वेक्टर के साथ निकलेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं वेक्टर का एक स्पेशल लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें आपका मैं वो प्रूफ भी कराऊंगा। तो वो फॉर्मूला क्या है कि जब भी मैं ए से बी चलता हूं और उसके बीच में कोई एंगल थीटा बनता है, तब सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा एक L नाम का डिस्टेंस है और रेडियस मेरा R है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ठीक है, विच मीन्स कि L की वैल्यू मेरे पास R थीटा आ गई। L इज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होगा ऐसे क्वेश्चंस में वो हमेशा R थीटा के इक्वल होगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको प्रूफ कराना है वेक्टर के साथ, पर वो मैं आपको आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में कराऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2r sin θ/2। ये जरूर याद रखना कि ये जो मैं थीटा यहाँ पे लिख रहा हूं, ये मैंने किस में लिखना है? रेडियंस में। रेडियंस में लिखना है मतलब कि मैंने ये लिखना है पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देखता हूं। तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा? डिस्टेंस मेरा होगा r थीटा। अभी थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। π/3 ही होता है ना 60 डिग्री। सो L इक्वल्स टू r थीटा इज इक्वल्स टू r π/3। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया r π/3 और मेरे पास अभी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट equals to 2r sin θ/2 equals to 2r sin π/3/2 equals to 2r sin π/6। sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब r। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया r और मेरा डिस्टेंस आ चुका है r π/3। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अभी आप इस फॉर्मूले को 90 डिग्री वाले क्वेश्चन में पुट कर भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अभी डिस्टेंस उसमें मेरे पास आया था कितना आया था डिस्टेंस मेरा उसके पास? πr/2 और डिस्प्लेसमेंट मेरा आया था √2r 90 डिग्री वाले क्वेश्चन में। अभी इसको इसके साथ ट्राई करके देखते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू r, थीटा की जगह पे π/2। तो देखो डिस्टेंस तो मेरा ठीक आ रहा है, वेरीफाई हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट ट्राई करके देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 2r sin θ/2 और मेरे पास था π/2 वहां पे sin π/4। sin π/4 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/√2, मतलब r √2r। ठीक है, कैंसिल आउट करके तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हाँ, मतलब जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है ये इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में वैलिड होगा। तो ये तो हमारी बात होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इससे ज्यादा बात करने की मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत है, और ना ही आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। बट क्योंकि हम नॉलेज के भूखे हैं, इसलिए आने वाले लेक्चर्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस या फिर डिस्टेंस को ही आगे वास्ट में हम लेकर जाएंगे। और बेसिकली हमने जेई की तैयारी तो करनी है, पर साथ में हमने नॉलेज भी गेन करनी है। क्योंकि अगर हमने नॉलेज नहीं गेन की तो
कोई भी फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप आगे आने वाले समय में साइंटिस्ट बने, इंजीनियर्स बने, टीचर बने और देश का विकास हो। सो आपको नॉलेज की भूख होनी चाहिए, ना कि मार्क्स की। मार्क्स इज इंपॉर्टेंट बट नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी बात कर लेता हूं स्पीड और वेलोसिटी की। इसका वास्ट में चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। मैं बस आपको अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या क्या होता है। सो स्पीड मेरी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपने छोटे होते भी पढ़ा होगा। जबकि वेलोसिटी मेरी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने अगर बोला कि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला कि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, तब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। ठीक है, ये तो बात होगी स्पीड और वेलोसिटी की। अभी इनका छोटा सा ग्राफ के साथ भी मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि ग्राफ का मैं इसके अगले से अगला लेक्चर ग्राफ के ऊपर लाने वाला हूं, और उसमें हम ऐसे ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप नॉलेज के भूखे हो तो। बट अभी मैं आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, बहुत ही माइनर सी, कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मुझे स्पीड देती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मुझे क्या देती है, वो मुझे देगी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब भी ये दोनों टाइम के रिस्पेक्टिव में ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो तो जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मेरे पास यहीं पे एक ग्राफ होता कुछ ऐसा, जिसमें फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है और ये ऐसा होता, तो मैं यहाँ पे स्लोप जो है वो वेरी कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा, वो एक पर्टिकुलर तरीके से इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप बेसिकली टेंजेंट होती है एक पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप ये बन रही है, यहाँ पे देखूं तो ये ऐसी बनेगी कुछ, यहाँ पे देखूं तो ये ऐसी बनेगी कुछ। तो हमेशा स्लोप कुछ ना कुछ अलग बन रही है। तो इसको स्लोप क्योंकि इसकी वेरी कर रही है, वेरिएबल है इसकी स्लोप, इसलिए ये ग्राफ मुझे वेरिएबल वेलोसिटी देगा, वेरिएबल वेलोसिटी देगा। तो बस इतनी सी आज हम बात करेंगे, ज्यादा हमने कुछ भी हार्ड नहीं किया या ज्यादा भी कुछ वास्ट में नहीं किया, पर जितना भी किया इससे आगे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जेई में अभी कराएगा, क्योंकि इसकी ही हमें जरूरत है और इतनी ही नॉलेज हमें अभी इनफ है। आगे आने वाले लेक्चर्स में और नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमारा स्टेप बाय स्टेप जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और गुड लक।